बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाजरीन, आज का प्रोग्राम जो है वो बजट 2021-22 के हवाले से है, और जैसा कि आपको मालूम होगा कि आजकल हॉट टॉपिक है और उसके हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा टीवी प्रोग्राम्स में भी और माशी हलकों में भी बहुत ज़्यादा जो है वो गुफ्तगू की जा रही है। नाजरीन, आज भी इसी सिलसिले में हमने अपने इस प्रोग्राम में जो मुख्तलिफ जो हमारे तजियाकार हैं और बहुत मतलब माशी मैदान में इनकी काफ़ी हमारे साथ सर्विसेज हैं और आपके जाने माने हैं सारे। मुज़म्मिल असलम साहब हैं, बिज़नेस एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं और कैपिटल मार्केट्स में बहुत एक्सपोजर है इनका। वेलकम टू द शो मुज़म्मिल साहब। दूसरे गेस्ट हैं हमारे साथ बैरिस्टर हैदर ज़मान कुरैशी साहब, ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। वेलकम बैरिस्टर हैदर ज़मान साहब। और जो तीसरे हमारे गेस्ट हैं वो भी बिज़नेस एनालिस्ट हैं और इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के ऊपर उनकी भी बड़ी ग्रुप है। ACCA पाकिस्तान जो है उनको हेड करते हैं, यहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं ACCA को, और पाकिस्तान में ACCA को प्रमोट करने में और बिज़नेस के हवाले से ACCA के मेंबर्स की बड़ी खिदमत हैं। जनाब सजीद असलम साहब, वेलकम टू द शो। सर, प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा मैं मुज़म्मिल भाई आपसे। सर, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे इकोनॉमी के जो फिगर्स हैं वो आपके ख्याल में पॉजिटिव में जा रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जिनके ऊपर हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, शुक्रिया, आपने मदू किया। थैंक यू, थैंक यू। कभी भी जो है ना, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। हर चीज में गुंजाइश होती है कि वो उसमें बेहतरी हो जाए। तो बहरहाल ये जो टाइम है सबके सामने है। जो कोरोना ने दुनिया में जिस तरीके से तबाही मचाई, जब ये कोरोना शुरू हुआ तो ये कहते थे कि जी पाकिस्तान का ना माशी सिस्टम ना हेल्थ सिस्टम इस वायरस को जो है सस्टेन नहीं कर सकेगा। और ये ढकी छुपी बात नहीं है। पिछले साल जब ये आया था तो जब 2 महीने 1.5 महीने का लॉकडाउन रहा तो अच्छे अच्छे की जो है ना, जिसे कहते हैं कि जो है ना, बहुत ही ज्यादा परेशानी में वो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। लोग बस यही बातें करते थे। आपके सामने होगा कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की खत्म हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी, रेमिटेंसेस आधी हो जाएंगी। शर नमू की तो पता नहीं बात ही, मतलब जो कह रहे थे कि पता नहीं कोई 6%, कोई 10% कर रहा था। तो उसमें जो है वो अंग्रेजी का वर्ड है ना, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी माली हालत को देखते हुए एक फैसला किया कि जी इकोनॉमी को एक स्मार्ट और डेटाबेस तरीके से खोल दिया जाए, जिसे स्मार्ट लॉकडाउन का अल्फाज भी कहा जाता है। और जिसको जो है उस वक्त हमने देखा था कि बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वायरस इतना फैल जाए कि संभालना मुश्किल हो जाए। एक इंपीरियल कॉलेज की स्टडी आई थी कि सिर्फ 10 अगस्त 2020 को जो है पाकिस्तान में 80,000 अमवात होंगी कोरोना से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम 20-22 हजार जब से शुरू हुए हैं पहुंचे, वो एक दिन की बात कर रहे थे। अच्छा मुज़म्मिल भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मुज़म्मिल भाई, जो जो माशी इशारे जो पॉजिटिव सिम्त में है, थोड़ा सा अगर हमारे नाजरीन को आप गाइड कर देंगे उस हवाले से कि इस वक्त कौन कौन सी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव साइन या पॉजिटिव चीज़ें शो कर रहे हैं। देखें, जो सबसे अहम चीज़ है वो थी शरह नमू। क्योंकि शरह नमू जो होती है वो बताती है कि आपकी मुल्क की दौलत का पैमाना किधर जा रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और वो किस रफ्तार से बढ़ रहा है। पाकिस्तान की आपको पता है आबादी का तनासुब 2-2.25% से बढ़ता है। अगर हमारी शरह नमू जो है 3-4% से बढ़े तो कोई खास नहीं बढ़ती। तो लेकिन ये कि इस साल का हमारा जो टारगेट था 2.1% का था, जो बढ़ा के 3 कर दिया था, आखिर में जो है ये 4% के करीब आ गया। उसकी वजह यह है कि आपकी जो है ज़राअत की जो क्रॉप है वो जो है वो बहुत रोबस्ट हो गई। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसमें डोमेस्टिक और एक्सटर्नल इंडस्ट्रीज दोनों जो है उसमें जो है हमने देखा कि अच्छी ग्रोथ है, 9% आई। अच्छा सर, ये जो ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं ज़राअत में और इंडस्ट्री में, और इसी तरह ये जो GDP का जो आप ग्रोथ की जिक्र कर रहे हैं, ये कांस्टेंट प्राइस के ऊपर है या करंट प्राइस के ऊपर है, ये जो ग्रोथ जो शो की गई है।
जी, जीडीपी हमेशा कांस्टेंट प्राइस पे बताई जाती है, मार्केट प्राइस से तो 14% बढ़ी है आपकी। 2005-6 से, मतलब अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं ना, 2005-6 का कांस्टेंट का फिगर लिया हुआ है इन्फ्लेशन का। है पाकिस्तान का बेस ईयर 2005-6 और एट कांस्टेंट प्राइस है। करंट मार्केट प्राइस से तो जीडीपी आपकी 14 से 15% बढ़ी है। अच्छा मुजम्मिल भाई, एक छोटा सा सवाल यहाँ पे उठता है। देखिए हम बेसिकली ये जो 3.94 की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ये जो है लास्ट ईयर जो है वन ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक ईयर कहा जा सकता है, जिसमें हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो जीडीपी ग्रोथ माइनस में थी। अगर उसके मुकाबले में हम बात करते हैं कि जी 3.94, तो आप मुतमईन हैं इससे कि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। बल्कि आप तो, मुझे अच्छी तरह याद है, आपने तकरीबन जून जुलाई में ही ये फोरकास्ट कर दी थी। लेकिन मेरा सवाल ये कि आप इससे मुतमईन हैं कि माइनस वाले फिगर से 3.4 पे जंप करना इज रियली, डू यू थिंक इट इज सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस? देखिए, मैं तो हमेशा से अपने मेरा जो एक पैमाना रहा है कि मैं देखता हूं कि आपके इर्द गिर्द वाले किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपके इर्द गिर्द वाले आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उसे अंग्रेजी में कहते हैं आपने अंडर परफॉर्म किया। अगर आपके इर्द गिर्द वाले आपसे बुरा परफॉर्म कर रहे हैं तो हम अंग्रेजी में कहते हैं आपने आउट परफॉर्म किया। तो पाकिस्तान ने इस वक्त आलमी मीशत को आउट परफॉर्म किया है, ना सिर्फ के मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन को। अगर आप अपने पड़ोस ममालिक की बात कर लें, इंडिया 8.8% जो है जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई उसकी, हमारी पिछले साल 0.5% हुई थी। लंदन की, यूके की जो है 9.9% हुई, यूएस की 6.6% हुई। जिसने पाकिस्तान से बेहतर किया वो था ईरान, इजिप्ट और टर्की, हल्का फुल्का। तो अगर आप ग्लोबल जीडीपी स्केल को देखें तो उस पर आपने आउट परफॉर्म किया है सबको। और पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने अपनी एक्सपोर्ट लेवल को सस्टेन किया, रेमिटेंसेस को डबल किया। टैक्स जो है आपका 3,900 से 4,700 अरब की तरफ जा रहा है। तो ये तमाम इशारे जो हैं वो ये बता रहे हैं कि आपने जो है। अच्छा मुजम्मिल भाई, आप साथ ही रहिएगा। बैरिस्टर साहब को मैं ज़रा शामिल करना चाहूँगा प्रोग्राम में। बैरिस्टर साहब, आपके ख्याल में जो हुकूमत की माशी परफॉर्मेंस है, अगर हम थोड़ा सा इसका क्रिटिकली जायज़ा लें तो आप इसको किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो अभी अब तक इजहार ख्याल हुआ है, यकीनन उसके दलाइल भी दिए गए। सवाल ये पैदा होता है, और आपने बहुत एक अहम नुक्ता उठाया कि इसको 2006 का जो बेस ईयर है उस पर जीडीपी की कैलकुलेशन की जा रही है। और कुछ अर्सा पहले तक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और आपके अपने इदारे भी आपकी ग्रोथ रेट के ऊपर कुछ और फिगर्स दे रहे थे। यकदम अप्रैल की फिगर्स आने के बाद इसका तखमीना नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने 3.94 बता दिया, और आज शायद असद उमर साहब कह रहे हैं कि अगले साल के लिए हम 4.8% का ग्रोथ रख रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि 2.2% के लगभग आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है। पिछले साल आप मनफी ग्रोथ में गए, उससे पिछले साल भी बिल्कुल नेग्लिजिबल हुई। तो जब मवाजना किया जा रहा है और हुकूमत की कारकर्दगी के बिगल बजाए जा रहे हैं कि कोरोना के बावजूद बहुत कुछ कर दिया गया, तो कोरोना का जो इम्पैक्ट है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या आना था और क्या आया। लेकिन जो मवाजना किया जाना चाहिए इस हुकूमत की कारकर्दगी का, वो किया जाना चाहिए जीडीपी ग्रोथ रेट जो 2018 फाइनेंशियल ईयर जून में क्लोज हुआ उस वक्त क्या। अब सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं थोड़ी सी करेक्शन ये करना चाहूँगा। असल में ये हिस्टोरिकली जो है ना, ये यही चला आ रहे हैं। तो इसको अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे ना, या जैसा कि मैंने अभी मुजम्मिल साहब से ही पूछा, तो वो उस हवाले से जीडीपी ग्रोथ इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर हम करंट ईयर से करेंगे। बहरहाल, अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़े हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस में अच्छा इजाफा हुआ है, फिजिकल डेफिसिट में गवर्नमेंट ने कमी की है, करंट अकाउंट को सरप्लस में लाए हैं, ठीक है ना, और जीडीपी ग्रोथ भी आपके सामने। तो ये अशारिये तो बहुत अच्छी और मस्बत समत की जानिब पेशरफ्त है। तो क्या इसके ऊपर आप हुकूमत को खराज तहसीन नहीं पेश करेंगे? खराज तहसीन तो पेश करने की बात तब आए ना जब 30,000 अरब से आपने 14 ट्रिलियन के कर्जे ले लिए। इस वक्त आपका जो डेट है वो 116 अरब डॉलर आ चुका है, जो कि 90-92 अरब डॉलर था इस हुकूमत के आते हुए। जो आप रिजर्व नहीं सर, डेट 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 की जो है ना बैरिस्टर साहब, डेट की बात अलग है। मैंने जो इंडिकेटर्स बताए हैं आपको, इनमें आप मुझे बताएं कि इनमें क्या हुकूमत की परफॉर्मेंस रही है। जो डेट की जो आप बात कर रहे हैं वो डेट टू जीडीपी रेशो है, या डेट में नो डाउट का इजाफा हुआ है। बट कमिंग बैक टू माई पॉइंट के जो फॉरेन रिजर्व या फॉरेन रेमिटेंसेस में तो गवर्नमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं किया?
जो फॉरेन रिजर्व्स हमारे बढ़े हैं या रेमिटेंसेस में जो एक खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है रोशन डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से, तो इसके ऊपर भी आप क्रेडिट देंगे या आप डेट की तरफ इशारा करेंगे? फॉरेन रिजर्व्स बिल्ड होने की क्या तीन चार चीजें हैं। एक तो आपको G20 से कुशन मिल गया कोरोना के लिए, डेट रीशेड्यूलिंग पेमेंट्स आपकी बहुत सारी रुक गई। उसके बाद आपका 300 से 400 मिलियन डॉलर आपकी लेजिटिमेट जो है ट्रैवल डिमांड होती थी यहाँ से, हज उम्रा ज़ियारात ट्रैवल लेजर कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, वो डिमांड आपकी निकल गई। उसके बाद आप जिसको शाजियाने बजा के रिमिटेंसेस में बढ़ोतरी कह रहे हैं, आपको शायद इस फैक्टर को आपको अकाउंट नहीं कर रहा कि बेशतर हजरात पाकिस्तानी वहाँ से बेरोज़गार होकर उनकी इकोनॉमीज़ आप खुद कह रहे हैं कंप्रेस हुई हैं, तबाह बर्बाद हुई हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में आपके पाकिस्तानी वापस वाइंड अप करके आए हैं। ये एक बलूनिंग इफ़ेक्ट है। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे मुल्कों में जहाँ पे लोग अभी भी हैं मौजूद जो फॉर्मल सेक्टर में है, वहाँ पे बेरोज़गारी अलाउंस मिल रहा है घर बैठे। और आपको पता है हमारे पाकिस्तानी भाई फॉर्मल सेक्टर के अंदर रहते हुए भी वो दो दो तीन तीन बिजनेसेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनको एक कुशन मिल गया और वो रेमिटेंस भी आ रही है। तीसरी चीज़ ये है कि आपका इंपोर्ट डिमांड जो आपकी इकोनॉमी सुखड़ी, यहाँ पे बहुत सारा टैक्स लगा उस वजह से। और जो डिजिटल की आप बात कर रहे हैं उसमें यकीनन आ रहे हैं पैसे, लेकिन उसमें बेशतर जो है वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की अट्रैक्शन में आ रहा है। और जो हॉट मनी आई जिसमें से बेशतर हॉट मनी निकल गई, आप देखिए 7% पे आप डॉलर में रिटर्न दे रहे हैं, 8-8.25% आप यूरो बॉन्ड्स और इंटरनेशनल कूपन में दे रहे हैं। तो दुनिया क्यों बाहर पैसा रखेगी? पाकिस्तान जैसा अजीम मुल्क, पाकिस्तानी हो या नॉन पाकिस्तानी हो, आप उनको कह रहे हैं यहाँ डॉलर रखो, डॉलर में रिटर्न दे रहे हैं, वो कहाँ कहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ब्रेक का टाइम हो रहा है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में सजीद साहब को, तो साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। ब्रेक से पहले जो है हमारी बात हो रही थी बैरिस्टर साहब से, और अब हम बात करेंगे सजीद असलम साहब से, एसीसी पाकिस्तान के हेड हैं। सर, आप ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक पाकिस्तान का जो है वो किस तरह देखते हैं? आपने मुजम्मिल भाई की भी बात सुनी, आपने बैरिस्टर साहब की भी बात सुनी, तो ओवरऑल जो इस वक्त इकोनॉमिक आउटलुक है, अगर आप उसके ऊपर बात करें और साथ ही साथ आप फर्दर क्या प्रपोज करेंगे बजट 2021-22 के लिए? थैंक यू अकमल साहब। आई थिंक पहली चीज तो जो क्रेडिट ड्यू है, वी हैव टू गो विद दैट। बोल्ड डिसीजन थे, रिस्कियर डिसीजन थे, बट दे पेड ऑफ, टाइमली डिसीजन थे, सो वी शुड डेफिनेटली गिव अ क्रेडिट। रोशन डिजिटल अकाउंट एक बहुत बड़ी सक्सेस और एक बहुत बड़ी कन्वीनियंस है एक्सपैट पाकिस्तानियों के लिए कि वो अपना पैसा एक फॉर्मल चैनल के थ्रू भेज सकते हैं, और ना सिर्फ भेज सकते हैं बल्कि उसमें बहुत सी एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिली। उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की हैदर साहब ने बात की कि उसकी अल्टीमेट लायबिलिटी किस तरह डिस्चार्ज होगी, डेफिनेटली वहां पे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन एज वी स्पीक टुडे इट्स अट्रैक्टिंग दैट। और अभी हम प्लान पे आते हैं, इकोनॉमिक प्लान के हवाले से जो की मेजर्स लिए गए ड्यूरिंग कोविड, जहां पे इमीडिएट रिलीफ था, स्टेट बैंक ने स्टेप लिया, उन्होंने जो फंडिंग के हवाले से और लोन के हवाले से ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया। आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था, क्विक स्टेप था और टाइमली स्टेप था। तो उसने भी बहुत हद तक सपोर्ट किया उन ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज को सस्टेन करने के लिए जो शायद उस वक्त अदरवाइज ज्यादा मुश्किल में जाती। क्या उसने ओवरऑल इकोनॉमी को उठाया? क्वेश्चन मार्क हो सकता है, लेकिन उसने एक सर्टेन सेक्टर को जरूर सपोर्ट किया। टैक्स हमारा डेफिनेटली बढ़ रहा है, जीडीपी का एक इम्प्लीकेशन होती है। मगर अगर आप टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो टैक्स रेवेन्यू इज अ वेरी सिंपल थिंग। आपके जीडीपी साइज की एक परसेंटेज है जो आप एज अ टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं, और अगर टैक्स रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है तो यू हैव टू गो बैक कि क्या आपने टैक्स रेट को सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिए या चेंज कर दिए जिसकी वजह से वो बढ़ रहा है, या वो एक इंक्रीमेंटल जीडीपी का इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर इस वक्त हम देखें, जिस तरह मुजम्मिल ने भी बात की कि 3.9 ट्रिलियन से 4.7 ट्रिलियन पे हम जा रहे हैं, तो उसमें एक सर्टेन इम्पैक्ट डेफिनेटली जीडीपी ग्रोथ का भी है, टैक्स पॉलिसीज का इम्पैक्ट आएगा, लेकिन
बहुत बड़ा इम्पैक्ट, जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। नहीं, सही साहब मेरी बात सुने सर, मैं थोड़ा सा कट ऑफ करूंगा। मुझे ये बताएं ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। देखें, जो आम जनरल पब्लिक है ना, उनके जो इंटरेस्ट के फिगर्स हैं मैं आपको बताऊं। नंबर 1 इज़ एम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 इज़ पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है ना। नंबर 3 जो है वो सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो महंगाई है। चीज़ों की अशाए खुर्दोनोश में जो है वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। तो आप देखें ऑन ग्राउंड जो है ना वो चीज़ें अभी तक सामने नहीं आ रही। तो ये ऑन ग्राउंड आम पब्लिक तक इसका असर कब पहुंचेगा, और आपको लगता है कि इस बजट में या अगले बजट के दौरान इसके असरात आगे भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे? क्योंकि देखें इन्फ्लेशन जो है ना वो इस वक्त 11.2 है, और फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो 15 तक को टच कर चुका है। तो दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग। ठीक है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, सब चीज़ें बढ़ रही हैं। ओवरऑल जो है ना इसके ऊपर अगर आप अपने कमेंट्स दे दें तो फिर मैं मुजम्मिल की तरफ जाऊँगा। जी, पहली चीज आप देखिए ना, तो आपकी इकोनॉमी एक ट्रांजिशन में रही है लास्ट 2 इयर्स में भी। आप एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी से आप एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस की साइड पे या एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की साइड पे गए हैं, और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये आया था कि जो लोग बहुत ज्यादा वाबस्ता थे इंपोर्ट के साथ और इंपोर्ट रिलेटेड ट्रेड के साथ, वहां पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया था, जहां पे हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट भी की थी और हमारी इकोनॉमी में ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट भी थी। और उसका एक जो एक और दूसरा इम्पैक्ट आया था आपके पास करेंसी की डिवैल्यूएशन का और उसकी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, और वो अभी तक शामिल है यहाँ पे। जो अगर आप बात करें ग्राउंड रियलिटी पे या ग्राउंड लेवल पे कि क्या ये जो मैक्रो इकोनॉमिक के फंडामेंटल सही हो रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट आज अवाम तक पहुंच गया हुआ है, तो इसका जवाब होगा नहीं। इसका अपना एक पूरा प्रोसेस होता है, और ये चेंज का प्रोसेस बहुत पेशेंस और स्ट्रगल मांगता है। क्या हमारी डायरेक्शन सही है इस वक्त? क्या हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की साइड पे जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। इसकी एक कॉस्ट है जो डेफिनेटली कंट्री में हम लोग पे भी कर रहे हैं इस वक्त। जो इंपॉर्टेंट चीज होगी इस वक्त वो है कॉन्फिडेंस लेवल ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी। हमने एक इम्प्लीकेशन देखी जब आप इंपोर्ट से मूव किए एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या डोमेस्टिक कंजम्पशन की साइड पे, तो उसका एक पेन फैक्टर है जो डेफिनेटली अवाम इस वक्त सफर कर रही है। सारे अच्छा, लोग सही साहब, आपका पॉइंट आ गया। यानी आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्राउंड के ऊपर इसका इम्पैक्ट आने में। अब मैं दोबारा ज़रा मुजम्मिल साहब की तरफ जाऊंगा, और वो इससे पहले कि दीगर कमेंट्स करें मैं अपना क्वेश्चन भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगा। मुजम्मिल साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उनमें तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई है, लेकिन उसकी वजह जो है वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है या FATF है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें कि GDP ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है तो इसमें एक्सपोर्ट्स का बड़ा रोल है। लेकिन अगर मैं पिछले 6 महीने के फिगर आपको कोट करूं तो उसमें एक्सपोर्ट्स जो है ना वो अगर बढ़ी नहीं है तो कांस्टेंट हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी पिछले 6-5 महीने से बढ़ता जा रहा है। इंपोर्ट्स आपकी जो है ना वो भी बढ़ती जा रही है। लास्ट जो अप्रैल का मेरे पास फिगर है वो 805 बिलियन रुपीज़ के ऊपर जो है वो आपकी इंपोर्ट्स पहुँच गई हैं, और जो ट्रेड डेफिसिट है वो 465 बिलियन को टच कर चुका है। तो आपको लग रहा है कि ये सही डायरेक्शन है? क्योंकि ये भी एक मेन जो है वो इंडिकेटर है कि टाइमली तो आपको बफर मिल गया रेमिटेंसेस की वजह से, लेकिन आपका ख्याल है कि ये रेमिटेंसेस का फिगर जो है वो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट को बेल आउट करता रहेगा? साहब, पहले जब हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम किसी दिन गलती से मैच जीत जाती है ना, तो उस दिन जो पूरा दिन मैच के दौरान या मैच से पहले जो बैंड बजा रहे होते हैं ना कमेंटेटर खिलाड़ियों के, तो बाद में जब गलती से जीत जाती है तो कहते हैं अगर ये 50 ना करता या फलां बॉलर 3 विकेटें ना लेता या उसका जो है बंदा रन आउट ना होता तो ये हम मैच ना जीतते। तो भाई मैच आप जीत गए हैं और ये एक्सेप्ट करें। अब आ जाए अगली आपकी बातों पे, रेमिटेंसेस की बातों पे, और आपने जितनी बातें की यही बातें जो हैं लोग बैठ के अंदाजे लगाते थे। अब जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा कि वो पाकिस्तानी वहां से वाइंड अप कर कर आ रहा है, ये उस वक्त लोगों ने कहा था कि जब जून जुलाई के रेमिटेंसेस के नंबर बढ़ रहे थे तो लोगों ने कहा था बस ये 3 महीने से सारे बेरोजगार हो गए, ये आ गए वापस और इनकी पैसे रेमिटेंसेस। ये 11वां महीना कंटिन्यूसली है और 27 अरब डॉलर जो है इस साल रेमिटेंसेस आएगी, पिछले साल से 8 अरब डॉलर ज्यादा। अब उसमें वही वाली बात कि जी आप मैच जीत गए थे, वो फ्लाइटें बंद हो गई और ये हो गया और वो हो गया। अच्छा, अब आप आ जाए, आपने एक इंपोर्ट की बात की, बड़ी अच्छी बात की, मुझे बड़ा खुशी हुई कि आपने वो सवाल भी किया। करंट अकाउंट आप कह रहे हैं सरप्लस में तो है, लेकिन अब ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। अच्छा जी, वो ट्रेड डेफिसिट इसलिए बढ़ा है कि इंपोर्ट बिल में पिछले 4-5 महीनों में तेजी आई है। उस इंपोर्ट बिल में तेजी आने की 3 वजूहत है। एक ये कि आपने स्टेपल इंपोर्ट किया, वीट और चीनी पिछले साल जो वन ऑफ आपके जो है जहाज आते रहे, तकरीबन वो एक वजह थी जो मूविंग फॉरवर्ड मुझे नहीं लगता कि आप मंगाएंगे क्योंकि आपकी फसलें अच्छी हो गई हैं।
दूसरा, आपने एक्सपोर्ट किया है $2 बिलियन ऑन एन एवरेज पर मंथ। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि आपकी तारीख की लोवेस्ट तरीन कॉटन क्रॉप आई है 5-5.5 मिलियन बेल। एग्जैक्टली और सही है। उस पे आप जो है अपनी एक्सपोर्ट को सस्टेन करें, तो आपने कॉटन इंपोर्ट की है। तीसरा, आपने जो टर्फ दिया है स्टेट बैंक ने, उसमें जो है अब एक मशीनरी भी आना शुरू हो गई है। तो ये जो कुछ वन ऑफ प्लस होते हैं, कुछ वन ऑफ माइनस होते हैं, हम जो तासुर देने की कोशिश करते हैं कि बस ये एक खुदा ना खास्ता करके हो गई चीज, ऐसा नहीं है। इसके पीछे पॉलिसी ड्रिवन चीजें हैं। लास्ट ईयर सेंट्रल बैंक ने जिस तरह का पुश दिया, आपको पता है, द वर्ल्ड मोस्ट एग्रेसिव रेट कट था और सबसे ज्यादा था। उसके बाद उसने लिक्विडिटी प्रोवाइड की, मॉनेटरी स्टिमुलस प्रोवाइड किया। गवर्नमेंट ने 1200 अरब रुपए का पैकेज दिया। एक्सपोर्टर्स को बिजली कांस्टेंट की, एक्सपोर्टर्स की इंपोर्ट इनपुट को कम किया, उनको रिबेट दिए, उनके जो है प्लस रिफंड्स दिए। ये अच्छा, फिर एग्रीकल्चर जो है, ये भी कोई मौसम ठीक है, लेकिन उसके अलावा टाइमली आपने वीट सपोर्ट प्राइस अनाउंस की, शुगर केन ग्रोअर को आपने टाइमली पैसे दिलाए। नाउ दे आर मोर रिचर एज अ रिजल्ट ऑफ इट। आपकी जो है मुजम्मिल ऑटो भाई, सेल्स देखें, सीमेंट सेल्स देखें, ये सारी चीजें। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। मैं इस वक्त आपको ऑन ग्राउंड अगर रियलिटी बताऊं ना, तो इस वक्त भी जो कॉटन ये गंदम की ख़रीदारी हो रही है, उसमें भी जो है वो 1800 रुपये का रेट अनाउंस तो किया गया है, लेकिन उसमें भी जो है ना वो माइक्रो लेवल पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और ज़्यादा वज़न लेके कम पैसे दिए जा रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड एक आधा किलो या 1 किलो का हिसाब है, और वो मतलब पहली मरतबा तारीख़ में हो रहा है कि वो उतनी ज़्यादा गंदम ली जा रही है हर 50 किलो के पीछे। तो बहरहाल ये तो मेरा एक छोटा सा पॉइंट था। दूसरा जो आपने बात की है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कि वीट और कॉटन जो है वो चूँकि इंपोर्ट करनी पड़ गई थी गवर्नमेंट को, इस वजह से पिछले 4 महीनों से इंपोर्ट का बिल बढ़ गया, और इंशाल्लाह ये जो है आगे वो कंट्रोल होता जाएगा। अब ज़रा मैं बैरिस्टर साहब की तरफ आऊँगा। सर, आप ज़रा ओवरऑल जो है ना इसके ऊपर इसको कंक्लूड कर दें कि क्या मतलब अब ट्रेड डेफिसिट के हवाले से और अगली बजट के हवाले से आपकी क्या तजावीज़ हैं? गवर्नमेंट ने 2000 अनाउंस की, पंजाब गवर्नमेंट ने बाद फिर फार्मर प्रेशर आया, और वो किस लिए की गई? क्योंकि पिछले साल 1400 रख के और 7-8 लाख टन जो है, मिलियन टन आपने गंदम स्मगल करवा दी अफगानिस्तान। आपका आटा क्राइसिस हुआ, आप आटा क्राइसिस रिपोर्ट पढ़ लें। शुगर मिल्स ने बहुत पैसे दिए, कहाँ पैसे दिए? क्राइसिस हुआ, डिमांड सप्लाई हुई, तो उनको 200-250 रुपए तक जो है 10 की 20 की बेच की, आपने 300 अरब का वो दिया। अरे भाई, अगर ये हुकूमत इतनी ही ब्रिलियंट होती, इतनी ही पॉलिसी फॉर्मुलेशन वाली होती, और आईएमएफ के नुमाइंदे लाकर ना गवर्नर स्टेट बैंक बिठाया, आपने फाइनेंस मिनिस्टर बिठाया, आपने डेट उठाया, आपने सर्कुलर डेट 1100 से बढ़ा के 2200 अरब कर दिया, आपने 400% बिजली बढ़ा दी, सिवाय आपने एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, बड़ी अच्छी बात है, 7-7.5 सेंट में आप बिजली दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे एक्सपोर्ट बढ़े, हम क्यों नहीं चाहेंगे। लेकिन इस हुकूमत को जो बेसिक एसेंशियल्स पूरे नहीं कर सकती, जो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकती, जो दवाइयों की कीमतों को उसने एबनॉर्मल बढ़ा दिया, और आप कह रहे हैं कि ये ग्रोथ ड्रिवन स्ट्रेटजी है। जरूर, तो अगर आपकी बात मान ली जाए कि जी ये रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं और ट्रेजेक्टरी बढ़ती रहेगी और इसमें एफएटीएफ का कोई लेना देना नहीं है, और जनाब हम बहाने कर रहे हैं कि फलानी चीज की वजह से हम मैच जीत गए, तो अरे भाई, अगर हम मैच जीत गए मुजम्मिल साहब, तो लगाएं कॉर्पोरेट टैक्स, बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल को टैक्स करें, लोगों को भी हेवीली टैक्स करें। अगर आप बूम कर रहे हैं और ऑन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हैं, और ये बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं टॉप 500, क्यों आप इनको एमनेस्टी स्कीमें दे रहे हैं? क्यों आप इनको कह रहे हैं हाउसिंग सेक्टर में, अभी आप ऑटोमोबाइल में एमनेस्टियां देने लगा, पॉलिसी ला रहे हैं? मतलब है, अगर आपने, और आम आदमी जिसकी ना रोटी पूरी हो रही है, जिसको ना बिजली के बिल के जिसके पास पैसे हैं, ना दवाइयों के पैसे हैं, ना स्कूल के पैसे हैं, 2 करोड़ बंदा अनएम्प्लॉय हो गया, लोग बुरी तरह बिजनेसेस हो गई हैं। बैरिस्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया, बैरिस्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। सही साहब, आप अपना इनपुट दें ताकि जो है ना फिर हम वाइंड अप की तरफ जाएं। सर, अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे ना, तो फंडामेंटली एक स्टेट और सिटीजन का रिलेशनशिप होता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है। ठीक है। उस इकोनॉमिक पॉलिसी की रिफ्लेक्शन और शेयरिंग बहुत जरूरी है, जिसकी बेस पे एक बिजनेसमैन और अवाम कॉन्फिडेंस जनरेट कर सके, और उस पे डिबेट जो है वो बहुत जरूरी चाहिए। हम बजट पे हर साल डिबेट करते हैं, लेकिन अगले 4-5 साल की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके पिलर्स डिबेट के लिए जो है
वो एक इंपॉर्टेंट यानी एलिमेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक बजट एक पॉलिसी के ऊपर सबसेट है डिबेट उसके करनी लिए। चाहिए रादर देन के बजट। सही साहब, आपको पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, बजट क्लोजिंग सबसेट है रिमार्क्स। सर उसका सिर्फ। देखें जी, अगले साल की बात करें, पिछले साल तो बैरिस्टर साहब मानने के लिए तैयार नहीं है, मैं बहस भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सियासी नहीं हूँ, ये पीपल्स पार्टी से हैं। 4.8% असद उमर कह रहे हैं, मेरे ख्याल से 6% प्लस रहेगी। सके मैं अपने तमाम जो मदुइन थे और मुजम्मिल भाई और सजीद साहब हो गए, बैरिस्टर साहब हो गए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है जनाब शब्बर जैदी साहब ने। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फॉर्मर चेयरमैन हैं FPR के, और इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और जानी मानी शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बग़ैर किसी हुज्जत के हम जो है ना फर्दर इनसे अपना क्वेश्चन करेंगे। सर, आपने एक जो है वो टैक्स के हवाले से शौकत तरीन साहब को कुछ तजावीज़ दी हैं। उसमें आपने एक तजवीज़ ये दी है कि बिल्कुल विदहोल्डिंग टैक्स के रेट्स में कोई चेंज नहीं किया जाए। तो सर, अगर टैक्स में चेंज ना किया जाएगा तो रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? नहीं, मैंने कहा सब टैक्सेस का किसी भी टैक्स में रेट में चेंज नहीं किया जाए। अच्छा, यानी किसी भी रेशो में चेंज ना किया जाए, टैक्स का रेट नहीं बढ़ाया जाए, जो है वो रहता है। तो सर इससे फिर वो कैसे बढ़ेगा, हमारा रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? टोटल टैक्स का रेवेन्यू देखें ना, इस वक्त भी हम 4,700 अरब पे ही खड़े हैं, वही पुराना फिगर है हमारा। ये तो अगर आप बढ़ा देंगे तो ही वही रहेगा, उसमें फ़र्क क्या पड़ेगा? रेट बढ़ाने से कोई टैक्स तो नहीं बढ़ जाता ना। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसके ऊपर टैक्स के सर्किल को बढ़ाए, टैक्स नेट को बढ़ाए। जी। अच्छा, उसके अलावा जो है आपकी मजीद क्या तजवीज़ है, उसके ऊपर आप क्या? देखिए, मैंने वो डिटेल में दे दी है, आज पब्लिक में बिजनेस क्वार्टर में वो आ भी गई है। अच्छा। और मैंने ये इसलिए दी है कि मैं जो पिछले 5-6 महीने से देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ तजावीज़ आती हैं, तो कोई मतलब स्टेटस क्यो से हट के बात नहीं कर रहा। ठीक है। अगर आप मेरी तजावीज़ देखें, मैंने कोई भी तजवीज़ वो नहीं दी है जो आम आदमी कह रहा है। ठीक है। क्योंकि मैं इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है। और हम अगर हमारा सिर्फ सवाल ये कि हमें अगर मुनाफ़त के साथ ही खेलना है तो मैं उस मुनाफ़त के साथ खेलने में तैयार नहीं हूँ। तो आप मेरी तजावीज़ को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाएँ तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस इसीलिए जो है ना हमने ये सेशन रखा ही इसलिए ताकि पॉइंट टू पॉइंट आपकी जो तजावीज़ हैं उनको डिस्कस किया जाए, उसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे। तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा पहला मैंने ये कहा है कोई रेट चेंज नहीं करें। तो इससे क्या इम्पैक्ट क्या आएगा? कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है? हर रोज़ ये कौन सी कुरान में लिखा है कि हर साल रेट चेंज किया जाए? कहीं लिखा है? देखिए, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्या रेट कम होने बढ़ रहा है, गवर्नमेंट को उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बिला वजह की बहस कर रहे हैं। आपके रेट बढ़ा दें, कम कर दें, क्या करें? बिला वजह की क्या? अच्छा, उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल, और उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने आपकी इस तजवीज़ के ऊपर जो है ना, वो मेरे ख्याल में जब आप खुद भी चेयरमैन थे उस वक्त भी इसके ऊपर कोई इतना खातिर ख्वाह जो है ना उन्होंने गवर्नमेंट नहीं किया। क्या किसने कानून तो खत्म नहीं किया ना, कानून तो जगह मौजूद है। पॉइंट ऑफ सेल भी होगा और NIC कार्ड भी होगा। मैंने NIC कार्ड में ये कहा है कि 50,000 की लिमिट को आपको कम लगती है ना, 10 लाख रुपये कर दें। तो 10 लाख करेंगे तो फिर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? 10 लाख रुपये करेंगे तो बहुत सारा कुछ चलेगा, बाजार फिर भी सामने आ जाएगा, सारा होलसेलर सामने आ जाएगा। अच्छा। सारा होलसेलर सामने आ जाएगा। देखें सर, लेकिन ये वो चीज़ है जो अब वो चचूदर है जो ना उगलेगी ना निकलेगी। मैं गवर्नमेंट के हाथ में वो चीज़ डाल के आया हूँ कि जो इनसे उगलेगी ना निकलेगी। अब ये दुकानदार इससे निकल नहीं सकेंगे। शब्बर भाई, ये पाकिस्तानी कौम है, यहाँ पे कोई आपको अंदाजा नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है। आप कानून बनाते पहले और ऐसी कोई तोड़ने के बात नहीं तरीके पहले ढूंढ लेते सर, हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने बैंकों से कैश निकालने पर जो है खत्म कर दो, उसमें क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। क्या सर जी, सब खत्म कर देंगे तो उसमें पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट कहाँ से आता क्या है? या खान साहब की तरह जो है ना चन्ना मांगने शुरू कर दें। आता क्या है? मैं तो कह रहा हूँ उसमें वो खत्म कर दें, मगर जो 10 करोड़ ज़्यादा वाला उसको एंटीन कंपलसरी कर दें। इंडियन पर्सनली करने से क्या होगा सर? सारा पैसा ही में पड़ा, रेवेन्यू आना चाहिए, सारा पैसा ही में पड़ा। यार आपने टैक्स में कभी काम किया? टैक्स का सर नहीं, कभी नहीं किया ना, इसलिए आप क्यों रेवेन्यू की बात करते हो बार-बार? इसको ये हमारे पास काम छोड़ दो, तुम अपना काम जो लिखा है उसको सर मैंने टैक्स का काम जो किया है, जो तुम्हें आता है ना वो करो ना। क्या करूं सर? फिर मुझे बताएं। तो ये टैक्स कहाँ से आएगा? ये मैं कह रहा हूँ, असल में सुन लो बात, जो मैं कह रहा हूँ ये करो, खुद ब खुद टैक्स आ जाएगा। सर तो अब बताएं भी तो सही, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा मुझे बताएं। पॉइंट ऑफ सेल आपने लगा दिया, मैं आपको इम्पैक्ट बताने के लिए नहीं बैठा, ठीक है जी? ना मेरा आपको अगर आपको मेरी बात समझ आती है तो समझ लें, नहीं आती तो बना कर दें। अच्छा, लेकिन सर फिर अब हम आगे भी तो बढ़ेंगे ना। मैंने लिख दिया, क्या लिखा है समझ आ गई? क्या लिखा है? इसके बाद समझ आ गई क्या लिखा है? बिल्कुल समझ आ गई। अच्छा, आगे मैं चल रहा हूँ।
आगे चल रहा हूँ, सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद को बिजली के बिलों पे सब्सिडी दी जाए, और फिर नहीं, आगे नहीं, आप नहीं, लिख ये रहे- नहीं कहा मैंने। जी जी ये कहाँ जी, लिखा है? आप ये कहाँ लिखा है? ये मैंने इसकी उर्दू ट्रांसलेशन नहीं, की ये है, गलत आप इसको आपने करेक्ट कर गलत की है। मैंने लिखा अच्छा। है कि जो आदमी रजिस्टर्ड नहीं है कमर्शियल उसको सब्सिडी नहीं दी जाए। जो रजिस्टर्ड नहीं है नहीं दीजिए, तो वो कहाँ को यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं पकड़ ले। नहीं, उसे उस सब्सिडी खत्म कर दे उसकी। तो मिल कहाँ रही है सर सब्सिडी? सब्सिडी- बिजली के बिलों पे कहाँ है सर? क्या बात करें आप? किसकी बात कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर को सब्सिडी है बिजली में, उसको मार्केट रेट दें। अच्छा, तो तो उल्टा है ये। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ जो रजिस्टर्ड नहीं होगा सब्सिडी नहीं मिलेगी। अच्छा, अब प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स प्रॉपर्टी कैपिटल की बात नहीं की मैंने। ये प्रॉपर्टी कैपिटल की बात, ये मैं आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो एसेट्स हैं उनके ऊपर, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के जो एसेट्स हैं ना उनके ऊपर आप कैपिटल गेन टैक्स, इनको इंडेक्सेशन करें। अच्छा, अब डॉलर का रेट चेंज हो गया, ये एक डिफरेंट तजवीज़ है कि जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां सारी जो है वो नीचे अंडर वैल्यूड हो रही हैं, अच्छा इस कैपिटल गेन टैक्स को ख़त्म करके इनको मार्केट में लाएं। अच्छा, इनको मार्केट में लाएंगे तो उससे मतलब जो है मजीद पूरी एक्टिविटी बढ़ेगी, पूरी एक्टिविटी activity बढ़ेगी, और एक्टिविटी जी, बढ़ने से जो है ना वो जी। ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट के जी। रेवेन्यू में इजाफा होगा। जी। आगे चलते हैं सर, इम्पोर्टेड आइटम्स की रिटेल वैल्यू का निज़ाम मजीद मौसर बनाया ईमेल जाए आया था। रिटेल ये जो इनवाइस के आपको आज ऊपर। टैक्स कलेक्शन ये में आपने जो ज़बरदस्त काम किया था, इसको मैं ना सिर्फ अप्रिशिएट करता हूँ कि इससे पहले जो अंडर इन्वाइसिंग होती थी और वहाँ से कम रेट के ऊपर इसको चीज़ें और आती बढ़ाएं। थी। अच्छा, इसमें सारे आइटम डालें और उन आइटम को पब्लिक रिक्वेस्ट करें कि ये गिलास, मसलन कौन कौन से आइटम डालें? ये गिलास मसलन नहीं आज भी डालो, ये गिलास अगर इंपोर्ट हो रहा है ना हम्म, तो आप बताएं कि इसकी रिटेल प्राइस क्या है और पब्लिक में अनाउंस करें इसको। अच्छा आज नहीं, पब्लिक में इसका ऐड नहीं आता अखबार में, अच्छा इसका अखबार में ऐड डालें। सर, अब इसका अखबार में ऐड आता डालेंगे? है, आता सिगरेट का नहीं आता, बिल्कुल आते हैं, तो सही इसका है, भी डाल दें। ठीक हो गया। तो मतलब आपका कहने लो का रुपा ये है, बटन इंपोर्ट अगर हो रहा है तो हाँ। बताएं कि कितने में इंपोर्ट हो रहा है। अगर प्लग इंपोर्ट हो रहा है बताएं कितने में प्लग इंपोर्ट हो रहा है, क्यों नहीं बताते? सर वो बता देंगे तो फिर नहीं टैक्स तो पूरा देना बता देंगे, पड़ेगा सामने आ ना। जाएगा क्या? सर देखें, आपके साथ जो मेरा पहला प्रोग्राम था ना, उसमें आपके अल्फाज ये थे कि लोग टैक्स पे करना नहीं चाहते। नहीं वो तो हमने तो कहा बताया ना, ये गवर्नमेंट टैक्स पे करने का तरीका नहीं है। गवर्नमेंट ये को- नहीं, ये इंपोर्ट पे हाथ रखने का तरीका, इनको शराफत से तो लेना ही नहीं ना इनसे। शराफत से तो बात खत्म हो गई ना, अब बात शराफत की तो हो ही नहीं रही ना, अच्छा, ये तो कुछ और हो रहा है। तो फिर मतलब क्या इनको बंद किया जाए? जो या खुद ब खुद डंडा लेके नहीं, इनके वो पीछे लगे? इंपोर्टर फ्री बंद कोई नहीं अब बंद आप होगा। कह रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर एक एक चौकीदार खड़ा कर दें, क्या नहीं नहीं, करें? पॉइंट ऑफ सेल आपको समझ आई क्या चीज होती है? मुझे पता है पॉइंट ऑफ सेल सर, वो अलग जिस चीज़ जगह होती है, इनवाइस वो- जनरेट नहीं, हो रही ये होगी, आप- हाथ क्या तो ऑनलाइन आप कनेक्ट होगा। मिक्स कर चीज़ों को मिक्स करें ना, इंपोर्ट चीज़ अलग है, पॉइंट ऑफ सेल अलग चीज़ है, ये अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। बिल्कुल अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों को मिक्स नहीं करें ना, मिक्स नहीं करें सर please। अलग कर नहीं, दिया। मैं ये कह रहा हूँ चले पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल तो अभी चल रही है ना, उसको बढ़ाते जाएं आहिस्ता आहिस्ता खत्म। सर उसकी अकाउंटबिलिटी कैसे होगी? अकाउंटेबिलिटी पब्लिक तो हो टैक्स पे ही नहीं रही करना चाह है रही। ना, आगाज की दुकान बंद हो गई ना, अच्छा, बंद हो गई ना, कुछ जो सही रहेगा वो चलेगा, जो बनेगा जो नहीं रहेगा बंद हो जाएगा। ठीक है। और ये अदालतों में जो ज़ेर इल्तिफा केसेस मैं ये कह रहा हूँ कि जो अदालत का केस है, जब मैं हार गया हूँ, डिपार्टमेंट नहीं, बंदा हार गया है, अच्छा अच्छा, मैं हार गया हूँ, ओके ओके, वो नहीं हारा है, गवर्नमेंट नहीं हारी है, मैं हार गया हूँ और मैंने हाई कोर्ट में जाकर स्टे लिया हुआ है। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ 25% टैक्स पे करें विदाउट पेनल्टी और ख़त्म करें। तो सर ये तो अच्छा खासा गवर्नमेंट का नुकसान इससे नहीं हो जाएगा? आज क्या मिल रहा है, सारे स्टे पड़े हुए हैं। आपके ख्याल में कितने तक की बहुत अमाउंट बड़ा इसमें अमाउंट है, stuck ये हज़ार बिलियन से ऊपर का अमाउंट है। 1000 बिलियन से ऊपर का, ये तो अच्छा खासा ही होगा। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के कवानीन को दोबारा से आपने तो सारा खेल ही खत्म कर दिया कि सारे कवानीन ही दोबारा बनाए। मैं कह रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज का लॉ और पीरा का लॉ, ये जाली लॉ है, ये इसको खराब करने के लिए बनाया गया था। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लेकर आया है, उसको कॉपी करें और ये खत्म करें। ये बकवास, देखिए 1947 का एक्ट है, 47 को हो गए तकरीबन कितने साल हो गए? तकरीबन 70 साल हो गए, 75 से हो गए, तकरीबन 72-73 साल। 73 साल ने आपने एक्ट चेंज नहीं किया। ठीक है। दुनिया का कौन सा कानून है जो 73 साल में चेंज नहीं हुआ? 1947 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 का है, क्यों नहीं चेंज होता? आज भी स्टेट बैंक वाला मुझे समझा दे क्या लिखा है, मैं नाम बदल दूंगा। स्टेट बैंक का कोई बंदा बता दे कि सेक्शन का मतलब क्या है, वो हर रोज अपनी नई इंटरप्रिटेशन देते हैं। ये सब बकवास है, बंद करें इसको। इंडिया ने, दुनिया का कोई फॉरेन एक्सचेंज लॉ अब 47 का नहीं है। अब दुनिया वो नहीं है, अब दुनिया वो नहीं है जो 47 में होती थी। फॉरेन एक्सचेंज के स्टैंप लगा करते थे, कैश डॉलर लिया था। अब आप इस पर क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं और फॉरेन करेंसी एक्ट 1947 लेके चल रहे हैं। ये क्या बकवास, ठीक, खत्म करें इसको। ठीक है, ये इसको भी ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में भी क्या खामियां मौजूद हैं, उनमें भी खत्म कर देना। मैं लिखा है, मैं लिखा है ना कि ये अब इतनी मोटी किताब है ना। सर ये पहले वाला भी तो आप नहीं बनाया है। नहीं पहले वाले नहीं, में मैंने तो बनाया था आपका ना, वो contribution मैंने था ना, क्या करें? नहीं इतनी थी ना, हाँ। अब आपने से इतनी कर दी।
तो वो जब तो मैं IFRS सुन लेना मेरी बात, सर जिस सुन जमाने लेना हम मेरी बात। IFRS नहीं, पढ़ते सुन थे लेना, तो इतने से थे। मैं देखिए मैंने सेल टैक्स एक्ट 1990 लिखा, इतना था, अब वो ठीक है। इतना हो गया। फिर मैं इनकम टैक्स लाया, इतना था, वो इतना हो गया। ये ख़त्म करें। ये एक आम आदमी के लिए कानून इररिलेवेंट है। ये ठीक इतनी है। मोटी किताब, एक रिटेलर है जो दुकान लेके बैठा हुआ है। फिर क्या करें, फिर क्या टैक्स मतलब क्या सीधा सीधा उसको बोलें भाई इतने पैसे दो और जान छुड़ाओ? नहीं नहीं, दुनिया में यार आखिर दुनिया भी चल रही है ना, आसमान से सर उतरे। फिर आप बताएं ना, आपने तो लिख नहीं, दिया कि तो ये मैंने- सेल्स टैक्स नहीं, इनकम ये टैक्स खत्म क्या लिखा करें। है, ये क्या लिखा है, पढ़ो। लिखा हुआ है कि इनको असर नौ तरतीब हाँ, दी है, हाँ। उसमें मतलब क्या तरतीब दी है, है उसमें कि क्या चीज़ लिया है? जो एक कंपनी का लॉ है वो अलग होगा और रिटेलर का अलग होगा, होलसेलर का अलग होगा। ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप उसी के अंदर सब कुछ डाल दें और आपको ITO कंफ्यूज करता रहे बैठ के। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कहने का मकसद आपका ये है कि अब ये इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स जो बनाए जाएं वो हर एक टाइप ऑफ बिजनेस के लिए जैसे मैंने सेपरेट बनाए जाएं जैसे और हर मैंने- एक अपनी अपनी जैसे किताब मैं- खोले जैसे- और हाँ, उसमें से बस- देखें बस- मुझे बस कितना खत्म दे हो रहे हैं। गया, बस खत्म। ठीक है ना, बजाय इसकी को इतनी लंबी चौड़ी किताब पढ़े, किताब जाए जो आपको समझ भी नहीं आए किसी न को, समझ में और बिल्कुल उसमें सही पता है। नहीं क्या क्या लिखा होता है। ठीक है, तो आप अलग अलग किताबें बनाएं, अपील सेक्टर कर- वाइज। हाँ, जी जी। ठीक हो गया। यानी उसमें यानी अगर फ़र्ज़ करें सर्विसेज है तो सर्विसेज वालों की जी मैंने अलग इस तरह बन बनाया जाए। था ना, शेड्यूल बनाया, बैंकिंग का बनाया, स्टॉक एक्सचेंज का बनाया, ये मेरे हाथ के बनाए हुए हैं सारे। बैंक का बनाया, स्टॉक एक्सचेंज का बनाया, इंश्योरेंस का बनाया, ऑयल कंपनीज का बनाया। अब इसमें आप और डालते जाएं, रिटेलर का बनाया, अभी और डालें और इसको सही करते जाएं। अच्छा करते हैं सर। आपने फिर अपने टेन्योर में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट ये क्यों सब नहीं चीज़ें की? की, ये सारी चीज़ें की। इनमें से एक चीज़ भी जो मैंने नहीं की, कहाँ है इनमें सर? से एक बताए, मैंने NIC लाया, कहाँ है? मैं अब तो implement तो नहीं हुआ ना? नहीं लॉ लेकर आया, POS लेकर आया, 5,000 का उसके नोट। ऊपर कितनी बड़ी रेजिस्टेंस आई, ये भी तो आपने देखा ना। मैं इसीलिए बाहर आ गया, खत्म। अब आप बाहर आ जाएंगे तो ये हल है क्या इसका? हल बताएं ना सर, जबर भाई हल बताएं मैं आप। आपके लिए हल बताने के लिए बैठा, आगे चलें। चलें सर, अब आगे चलते हैं सर, सारा आगे आगे चलते जाते हैं। तो आगे चलते हैं सर। अब देखें क्रिप्टो करेंसी के हवाले से क्या बात की मैंने एक लास्ट, अब थोड़ा सा अब तो हमारे पास तकरीबन 3 से 4 मिनट मजीद हैं। मैं सिर्फ इतनी सी अर्ज़ करूँगा आपसे, थोड़ा सा हम FBR से हट के, ये क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी आजकल बहुत ज़्यादा इन है। अच्छा इस हवाले से मैंने ना पिछले हफ्ते भी एक प्रोग्राम किया था। अच्छा उसमें इस हवाले से बड़ी सट्टा, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में नहीं सट्टा होता था, तो उस तरीके के लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए और उसमें लोगों को जो है ना वो कर रहे। तो इसके ऊपर SECP क्या सो रही है या FIA वाले सो रहे हैं? मुख्तलिफ लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए और उस पर गलत फाइनेंशियल मैनेजमेंट के उसूल बता के और उन लोगों से एक सर्टेन अमाउंट जो उनसे भी ले रहे हैं और गलत चीज़ों में इन्वेस्ट करवा रहे हैं। ना कोई डाइवर्सिफिकेशन है, ना कोई देखिए, पोर्टफोलियो आप मैनेजमेंट है। इसको रेगुलेट नहीं कर सकते। अगर एक बंदे को जुआ के खेलने का शौक है तो किसी तरीके से भी जुआ खेल लेगा। ये इस वक्त जो क्रिप्टो करेंसी है जुए का खेल है, तो इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब लोग नुकसान उठाएंगे और जुआ खेलेंगे तो अच्छा खुद ब खुद नुकसान उठा के वापस आएंगे। गवर्नमेंट को इसमें FIA वगैरह को पार्टी बनना नहीं चाहिए, मेरा ज़ाती व्यू है। लेट द पीपल। लेकिन सर कारपोरेट लेवल के ऊपर मैं आपको बताऊं, IBM हो गई या ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है। इवन ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह में भी इसको इंडिविजुअल लेवल के ऊपर लीगल करार दिया गया है। अभी वो आहिस्ता होगा, अभी ये एक लंबा सब्जेक्ट है, मैं इस पर बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ इस चीज़। अच्छा फिलहाल आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त बेकार का जो भी टाइम- फेसबुक टाइम पे या लैग- इधर उधर जो टाइम कर रहा है वो लैग- करता रहे, बंदे खुद अपना देखिए, नुकसान मैं- उठाएंगे मैं- तो सुधरेंगे, मैंने ये पाकिस्तानी कौम मैंने है। ये आपको लिखे ना आर्टिकल में, कल एक आर्टिकल और लिखूंगा जो आपने सवाल किया ना कि आप कहाँ से पैसे आएंगे। मैं कल आपको आर्टिकल लिख रहा हूँ, मैंने उसको डेटा इकट्ठा कर लिया है कि आज कौन दे रहा है और कौन नहीं दे रहा। सही है। ये टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हम देते हैं, हम देते हैं, हम देते हैं। तो मैंने सारा डेटा इकट्ठा किया कि आज कौन दे रहा है और कैसे आता है और हम कहाँ से लाएंगे और क्या चीज़ है। ठीक है। ये जो आप कहते हैं ना कि आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया, ये आप लोगों को थोड़े अरसे बाद समझ आ जाएगी कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। अच्छा अभी आपको शायद समझ नहीं आ रही वो बात पूरी तरह। सर बिल्कुल आप अच्छा इंडस्ट्री के हवाले से अगर हम बात करें सर, देखें कोविड मैंने इसमें इंडस्ट्री वाली बात आपने नहीं की, मैं वो उसी पे मैंने नहीं की ना। देखिए आप मसला ये है कि जो आपके मतलब की आती है वो आप कर देते हैं सर। मतलब सारे किए, नहीं, सारे जो पॉइंट आपके- शेयर जो किए आपको- शब्बर भाई, जहाँ ये आपको- ज्यादती है। जहाँ आपको चार्ट मसाला नजर आया आपने बोल दिया, जो मैंने एक इतनी बड़ी बात की वो आपने भूल गए। सर वो शुरू कर रहा हूँ ना, वही तो शुरू कर रहा हूँ ना कि इंडस्ट्री को सब्सिडी दी जाए, अभी तक तो दी नहीं है। ठीक है ना, मैंने तो क्या लिखा? एक्सपोर्ट आप अपनी कैसे बढ़ाएंगे? मैंने उसमें क्या लिखा है, तो गवर्नमेंट का इरादा तो लग नहीं रहा ना। मैंने क्या लिखा उसके अंदर, आपने यही लिखा हुआ है ना क्या कि लिखा है मैंने? जो स्मॉल इंडस्ट्री है ये स्मॉल नहीं लिखा कहीं, चले फिर कहीं आप small नहीं एक्सप्लेन लिखा। आप एक्सप्लेन कर दो। स्मॉल नहीं लिखा। मैंने लिखा है कि जो इंडस्ट्री बिजली, महंगी बिजली की वजह से और सेल टैक्स दे रही हो, एक्सपोर्ट तो आती नहीं उसके अंदर, एक्सपोर्ट सेल टैक्स देती नहीं है। जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में इसलिए बंद हो रही है क्योंकि वो इम्पोर्ट का मुकाबला नहीं कर सकती और इम्पोर्टेड चीज़ सस्ती है और वो महंगी है, उसको आप
सेल टैक्स में रिबेट दें 5% की, सेल्स टैक्स में रिबेट, ये लिखा हुआ है। लेकिन सर सस्ती बिजली जो ये लिखा हुआ है ना, हाँ मैंने पढ़ लिया, एग्री, बिजली का ताल्लुक ही नहीं है, इसका कोई ताल्लुक बिजली से नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ बिजली नहीं दें आप सस्ती उसको, सेल्स टैक्स पे रिबेट आपको ये गिलास अगर बाजार में पड़ता है 20 रुपए का, ठीक है, और पाकिस्तान में बनने में पड़ता है 25 का, इसलिए बिजली महंगी है, लेबर महंगी है, लॉ नहीं, ऑर्डर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो पाकिस्तान ने मुझे रोजगार देने के लिए और इस नदी खड़ा होने के लिए मुझे इसको 5 रुपए की रिबेट देनी पड़ेगी और देनी चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली अगर नहीं देंगे तो चोरी से बेचेगा वो। देखिए मेरी बात समझे, इसको ये समझें, ये जो कुछ मैंने लिखा है ना, ये आप और आपके जानने वाले सारे इसको 2 साल बाद पढ़ेंगे, फिर समझ आएगी कि क्या लिखा है। नहीं, वो 2.5 सफ़े के अंदर ना पूरी पाकिस्तान की मईशत है। वो मैंने आपकी जो है ना पूरी बात से एग्री करता हूँ। इसमें जो चीज़ें जो है ना वो आपने मेंशन की हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, और इसके ऊपर मेरे ख्याल में तो जो पॉइंट हैं, इसलिए मैंने ये इनके लिखा, ऊपर मेरा अगर कोई इरादा नहीं तो था अमल लिखने किया का। जाए सुन लो, तो जो है ना मेरा कोई नो इरादा नहीं था डाउट। लिखने का, मगर जब मैंने जहालत की देखी ना लेवल, कि वही बात, वही पुराने तरीके, ये यूँ कर दें, विद होल्डिंग को कम कर दें, विद होल्डिंग को बढ़ा दें, ये कर दें, वो कर, तो मैंने तंग आके ना बैठ के ये लिखा, यार ये तो जाहिलों वाली बातें बंद नहीं करेंगे। ठीक है, ये जहालत करते रहेंगे। और इवन हमारे बड़े बड़े इदारे, जो बड़े सो कॉल्ड इदारे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आती ना, उन्हें ना अच्छा। मगर अब मैं इस नतीजे पहुंचा हूँ, आपको मैं कह रहा हूँ कि ये सब पार्टी हैं। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी सवाल, ये शौकत तरीन साहब से जो एक्सपेक्टेशन है, ये एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, इकोनॉमी ग्रो करे। इकोनॉमी ग्रो तो देखिए एक आदमी से नहीं करती, मिनिस्ट्री पूरी वो चला रहा है, इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ना, नहीं करती। इकोनॉमी ग्रो करती है सर, वो कर सकता है या नहीं कर सकता, ये बताएं। इंटरनेशनल फैक्टर्स से होती है, और दूसरी ग्रो होती है जब आप एक पॉलिसी लेके चलें जो कंसिस्टेंसी हो। मैंने इसी पहली पॉलिसी ये रखी है कि कोई चीज़ चेंज नहीं करे बड़ी, किसी बंदे को ये नहीं कहेंगे तुम्हारा नया टैक्स लग गया, इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, देख रहे हैं आप, ठीक है, कोई नया टैक्स है। चलें, अगर इसका वो एक मिक्स एंड मैच करके शौकत तरीन साहब इसके ऊपर फॉलोइंग करते हैं तो आपके ख्याल में ही विल बी सक्सेसफुल? इससे पहले भी वो रह चुके हैं वज़ीर ख़ज़ाना। ये शौकत तरीन और इमरान खान से ऊपर की बात है। अच्छा, तो फिर मतलब क्या करें, जो बाइडेन से रिक्वेस्ट करें? क्या मेरी बात सुनना, ये उससे ऊपर की बात है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है ना, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, ठीक, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे, जो बाइडेन से बात करने की जरूरत नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की मईशत को करनी है। ठीक है, ठीक है, आप आज नहीं करेंगे तो कल कर देंगे, कल करेंगे तो परसों कर देंगे। कोई आदमी ये डिसएग्री नहीं कर सकता कि यार ये बात लिखिए, ये गलत है। ठीक हो गया। देखिए ना, यहाँ बात सवाल ये ना कि क्या आपने ही पूरा पढ़ा होगा, आप मुझे बताएं इनमें किस चीज़ से आप डिसएग्री करते हैं? नहीं, इनमें से तमाम चीज़ें बिल्कुल एग्री करने वाली हैं, और अब सिर्फ सवाल ये है ना सर, लेकिन इसके लिए रेजिस्टेंस बड़ी आएगी सर, आपको पता है हमारी ताजिर कम्युनिटी का रेजिस्टेंस आएगी, और उसके लिए हौसला चाहिए। रेजिस्टेंस तो हर नबी पैगम्बरों को आई है, तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं। ठीक है नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, शब्बर ज़ैदी साहब की गुफ्तगू भी सुनी, और उसमें इन्होंने जो टैक्स तजावीज़ दिए हैं आपके सामने स्क्रीन पे भी चल रही होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि अगर हुकूमत इन तजावीज़ के ऊपर भी अमल करे, 100% ना करे, कुछ भी कर दें, तो मेरा ज़ाती ख्याल भी यही है कि इससे टैक्स के ऊपर, बहरहाल टैक्स रेवेन्यू के ऊपर और अल्टीमेटली इकोनॉमी के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।